नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम उदारवाद का एक छोटा सा टॉपिक है, उदारवाद और नव उदारवाद में आलोचनाएं, इसको पढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारा यूनिट 3 उदारवाद ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हम मार्क्सवाद भी शुरू कर देंगे। देखो, उदारवाद के अंदर क्या है, व्यक्ति के हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, व्यक्ति के हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना उदारवाद के अंदर। नव उदारवाद के अंदर व्यक्ति के हित को तो इम्पोर्टेंस देना ही है, लेकिन राज्य और समाज को भी इम्पोर्टेंस देनी है, वो भी सकारात्मक। यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पे व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, दूरी बनाए रखे, सीधी सी बात। लेकिन नव उदारवाद में क्या था कि राज्य की सकारात्मक हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर कोई प्रतिबंध या कोई रोक लगाया जा रहा है जो कि समाज की भलाई के लिए ठीक है, तो उसको ठीक माना जाएगा। यानी कि राज्य जो है किसी की स्वतंत्रता को कम नहीं कर रहा है, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो डिफरेंट जो है दो तरीके से कर रखें। एक तो ये है उदारवाद की आलोचना, और एक ये है। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ना। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है आर्थिक उदारवाद। यहाँ पे आर्थिक यानी व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सामाजिक उदारवाद को, यानी ऐसा कोई काम जिससे समाज का भला हो, किसी एक व्यक्ति का भला ना हो, सबके लिए। यहाँ पर अहंकारी व्यक्तिवाद का बढ़ावा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी व्यापार ज़्यादा अच्छा चल गया तो उसका दायित्व तो हर जगह बढ़ता जाएगा, यानी कि एरिया बढ़ता जाएगा उसका, और दूसरे लोग आ ही नहीं पाएंगे और लोगों का विकास हो नहीं पाएगा। और नव उदारवाद में विकासात्मक व्यक्तिवाद है, भाई सभी का भला करो। इसमें अधिकतम उपयोगिता है, इसमें व्यक्तिगत विकास है हर व्यक्ति का, इसमें नकारात्मक आज़ादी है, क्योंकि यहाँ पे अमीर लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे सकारात्मक आज़ादी है कि अमीर भी है, गरीब भी है, दोनों हैं। ओके, कुछ इलाके यहाँ पर रिजर्व रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, जैसे SC ST OBC, इनके लिए पहले ही से आरक्षण रहता है, ताकि इन क्षेत्रों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षण रहती है कि इनके इलाकों को कोई छीन ना ले या कब्ज़ा ना कर ले। अगर इनकी हर सीट को छीन लिया जाएगा कोई, और हमेशा अमीर आदमी आगे आएगा, ठीक है, अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन उन्हें मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, गरीब तबके के जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें। न्यूनतम अवस्था का राज्य, यानी कि न्यूनतम कम से कम हस्तक्षेप करे राज्य, इसमें सक्षम करने वाला राज्य, यानी कि सकारात्मक इंटरफेयर कर सकता है। मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था, यहाँ पे प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था यानी मैनेज इकोनॉमिक होती है, यानी कि है तो दोनों ही मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ पर जो भी बाज़ार में एक्टिविटीज़ होंगी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, हर किसी का लेखा जोखा होगा जिससे भ्रष्टाचार ना हो सके। अधिकार आधारित न्याय, यानी कि जो आर्थिक तबके पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा उसको अच्छा न्याय मिलेगा। लेकिन नव उदारवाद में क्या है, निष्पक्ष के रूप में न्याय करना है, और ये संख्या नहीं है, यहाँ पे सख्त था। ओके, यहाँ पे सख्त है, सख्त योग्यता के लिए और गरीबों की चिंता के लिए। कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन वगैरह दी जाएगी वो सभी को बराबर दी जाएगी। ऐसा नहीं जो अमीर है उसी को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जो गरीब है उसे नहीं मिलेगी। लेकिन नव उदारवाद में दोनों है। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको पता दी जाती है, उसमें में नहीं था। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यहाँ पे कोई अगर कोई काम होता है उसका कोई परिणाम होगा तो एक केवल व्यक्ति की ही जिम्मेदारी और किसी का नहीं है, और इसमें सामाजिक जिम्मेदारी होता है। आप इसे एक तरीके से यूँ समझ सकते हो कि जैसे पड़ोस में मान लो, जैसे गलियाँ, दो गलियाँ होती है ना, एक गली होती है, एक तरफ मकान इधर के होते हैं, इधर के होते हैं, एक कट गली होती है बीच में। यहाँ से कोई व्यक्ति अननोन बाहर का व्यक्ति आ गया और किसी व्यक्ति से यहाँ फाइट कर रहा है, इधर मान लो फाइट करने लग गया, तो ये जो आसपास के ये जो लोग होते हैं इधर, ये क्या करते हैं, भाई हमारा मामला नहीं है, ये इसका व्यक्तिगत मामला है, ये देखिए। और यहाँ पे मार काट, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई भी कुछ नहीं बोलता, ये व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन नव उदारवाद में क्या होता है, भाई कोई आउटसाइड रहे और यहाँ पे मान लो बलपूर्वक इलीगल कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि गलत है सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, जिससे वातावरण ख़राब होता है, तो इसमें सामाजिक जिम्मेदारी तो कोई मुंह मोड़ के देखेगा नहीं, सब आएंगे भाई, लड़ाई को सॉल्व करवाएंगे, ख़त्म कराएंगे, या तो ये बंदे को भगा देंगे, जो भी है। ओके, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी नव उदारवाद के अंदर बोला गया है।
और ये जो है ना उदारवाद में कि अच्छा भी है कि सभी लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। चलिए अब आता है उदारवाद की आलोचना। ये पढ़ लो चाहे ये कर लो, दोनों एक हैं। चलिए उदारवाद की आलोचना। राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। उदारवाद मानता है कि राज्य आवश्यक बुराई है, जो कि नहीं, ऐसा गलत बात है। ये राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। पहली बात ये कहता है कि राज्य स्वतंत्रता को नष्ट करता है, यहाँ पे स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए लाभदायक नीति नहीं होती। खुली प्रतियोगिता जो है दुर्लभ वर्ग के लिए लाभदायक नीति नहीं होती, इसकी गलत मान्यता है। अगर खुली प्रतियोगिता कोई भी आ सकता है, तो कोई दुर्लभ व्यक्ति अगर वो भी आएगा तो वो भी अपने टैलेंट से क्या कर सकता है, अपना विकास और देश का विकास भी कर सकता है ना। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन अवसर नहीं है ना, उनको प्लेसेस नहीं मिलते। अगर उनको प्लेसेस दे दिए जाएं तो ना जाने हमारा देश कितनी आगे चला जाए। ठीक है, ओके। और लोग कहते हैं कि देश में रोज़गार नहीं है। रोज़गार देखो, सीट वैकेंसी तो बहुत सारी है, सब मैं मानता हूँ सीट वैकेंसी बहुत हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, वो सीटें भर नहीं पा रही हैं। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो बैठे हैं उनको हमें सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग गरीबी रेखा में रहने के योग्य हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षित बच्चे हैं, लायक हैं पूरी तरीके से, जो समाज में अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निकालना चाहिए और उन लोगों को उस स्थान पर बैठाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को क्या मिल सके, योगदान मिल सके। और खुली प्रतियोगिता दुर्लभ वर्ग के लिए भी लाभदायक नीति साबित हो पाएगी। उसी तरीके से हमारे मार्केट है, बाज़ार है, ओके, वहाँ पे भी जब छोटे छोटे लोग आते हैं, वो काम करते हैं, उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, उनसे भी व्यापार को अच्छे अच्छे काम करने को मिलते हैं। ओके, पूंजीवाद वर्ग का दर्शन। कि देखो इसके अंदर क्या है, ये कहता है कि पूंजीवाद वर्ग का दर्शन जो है आर्थिक क्षेत्र के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि पूंजीवाद जो है ना यहाँ पे, यानी उदारवाद, वो आर्थिक क्षेत्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। फिर उसके बाद जो है राजनीति स्थापित होती है, यानी सरकार बनती है। जो सरकार जो भी काम करेगी इनके निर्णय पर ही काम किया जाएगा अमीर लोगों के लिए। जैसे कि आजकल वर्तमान में भी हो रहा है, गरीब का कोई नहीं पूछता। इसलिए आप सबको अपने टाइम पीरियड में, जो कुछ लोग 18 के भी हो गए हैं, कोई 18+ भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना वित्तीय एजुकेशन यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा करो। और इसके बारे में आपको स्कूल वगैरह में कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा। हमारा एजुकेशन ही सिस्टम में कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं। लेकिन डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब है, वो स्वतंत्र है। आप यूट्यूब पर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत सारी वीडियोस पढ़िए फ्री में, जैसे आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो। ऐसी कई लोगों की फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी, उनको देखो, पढ़ो, पैसा किस तरह काम करता है, यूज़ किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और एक फाइनेंस एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है, तो उसे भी पढ़ो। इससे आपकी टाइम की और पैसे की दोनों की बचत होगी, और दोनों के लिए रिस्पेक्ट भी आपके लिए बढ़ेगी। फिर आपको पता लगे जो हम बेफालतू का स्क्रॉलिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये कितना फालतू का और बेकार काम है। चलिए, समानता के बारे में सही धारणा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सब समान है और सबको अवसर भी इक्वल मिले, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। सिर्फ अमीर लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि समानता की सही धारणा नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत है। अगर अमीर तबके के ही लोग आगे आते रहेंगे तो हर संपत्ति, प्रॉपर्टी, हर चीज़ पर उनका अधिकार होगा। गरीब पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। अब ये नव उदारवाद की कुछ आलोचना है। ये हमने उदारवाद की पढ़ी थी, ये नव उदारवाद, ये जो है बाजार व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, ये बाजार वगैरह पे ही चलेगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, आवश्यक सेवाओं का नुकसान हो सकता है। और आपने देखा ही होगा कोविड-19 में, ये जो बीमारी आई है कोविड-19 में जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना, उनके भी लाले बढ़ गए थे। ठीक है, सिर्फ अमीर लोगों को ही सेवा, क्योंकि प्राइस कितनी हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एक रेमेडीज दवाई, उसके न्यूज़ आपने देखी होगी, 1-1 लाख रुपए का टीका मिला है, जो कि शायद पता नहीं कितने रुपए का, 200-500 रुपये का कुछ था, पता नहीं, अप्रोक्स अमाउंट मुझे पता नहीं है। लेकिन 1 लाख से तो वो बहुत ही सस्ता था। लेकिन इतनी ज़्यादा कालाबाजारी हुई है, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें कितना गलत बात है। तो जिस नव उदारवाद में ये चीज़ है कि जो बेसिक ज़रूरतें होती है ना, वो भी क्या हो जाती हैं,
बेकार हो जाती हैं। उसी तरीके से एक मार्केट अभी एक बीमारी और नाम आया था ब्लैक फंगस कुछ ऐसी नाम से, और उसकी कुछ दवाइयाँ थी, मार्केट से वही दवाइयाँ गायब हो गई। तो इस तरीके से बाज़ार व्यवस्था यानी कि सिद्धांत क्या गलत है। गवर्नमेंट का होना इन इलाकों पे बहुत ज़रूरी है ताकि इन सब चीज़ों पे क्या कर सके, नज़र रख सके, और ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं हर आदमी को मिल सके। ठीक है, बस। कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों का वर्चस्व का होना, आर्थिक क्षेत्र के हर स्तर पर पहुंच होती है, जिसके कारण जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं या छोटे छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, या जो व्यापार करने की सोचते हैं वो नहीं आ पाते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है। आपने आजकल देख ही लिया होगा, कोविड-19 लगा, लॉकडाउन स्थापित हो गया, जो छोटे छोटे व्यापार थे, छोटे फुट का रिटेल व्यापार थे, वो सारे के सारे तहस नहस हो गए, ख़राब हो गए। एक सर्वे आया है, लगभग देख सकते हो 70 से 80 लाख, शायद इससे डाटा ज़्यादा ही है, 70 से 80 लाख लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। 80 से 70 लाख लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। और जो बड़े बड़े उद्योग हैं ना वही बच पाए हैं, लेकिन वो भी उसके जो लीडर हैं वही बचे हैं, मेन मेंबर, लेकिन वर्कर्स भी सब निकल गए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए और लोगों के ऊपर कुछ फाइनेंस अमाउंट, इंश्योरेंस, इनके ऊपर कानून बनाना चाहिए। कॉरपोरेट पे अगर कोई ऐसी विपदा आती है तो इनका ये दायित्व है कि आप उस व्यक्ति को निकालेंगे नहीं, इतना कुछ अमाउंट उन सभी वर्कर्स को देंगे, कुछ ऐसा अमाउंट होना चाहिए ताकि वो इस आर्थिक स्थिति का अच्छे से सामना कर सकें। वैश्वीकरण, इसलिए निजीकरण ज़्यादा सही नहीं है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव का होना, हमारे जो पुराने पुराने कल्चर है उससे खराब, हमारी विचारधाराएँ खराब हो रही हैं। ओके, एजुकेशन लोग पढ़ते नहीं है सही से, और जिससे मानसिक विकास नहीं होता है। लोग सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, जिसके कारण पॉजिटिव थॉट नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। जैसे कि आजकल नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज़ है, ठीक है, ये जो मूवीज़ होती हैं, जो आजकल के जो दिखाया जा रहा है इसके अंदर, लोग वह क्या करते हैं, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए जो अपने मन बहलाने के लिए सीन देखते हैं गाली गलौज वाले, और वैसे सीन मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिलता। एक नकारात्मक मेंटालिटी आपके दिमाग में डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत ही बेकार है सोसाइटी के प्रति और आपके लिए भी, क्योंकि जब इसका रिजल्ट मिलेगा जब तक समय बहुत निकल जाता है, सुधरने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आप सकारात्मक सोच रखा करें, ठीक है। इसलिए तो हमारा वैश्वीकरण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इससे। आर्थिक समानता में वृद्धि का होना, ठीक है, आर्थिक समानता में वृद्धि का होना, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। मानव भलाई के लिए चिंता का अभाव है भाई साहब, क्योंकि लोग भलाई, सकारात्मक, इंसानियत वाले कार्य आप सबको पता है आजकल समाज में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सब भी चिंता का विषय है, जो नव उदारवाद के से ही बढ़ रहा है। तो ये सब इसकी आलोचना थी। आप कोई सा भी पढ़ सकते हो, ये लिखना ये लिख लो, ये लिखना ये लिख लो। वैसे ये सेकंड वाला ज़्यादा इजी है और अच्छा है। अब हम पढ़ते हैं मार्क्सवाद। जैसे कि अभी आपने उदारवाद के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो पूंजीवाद का समर्थन करता है, और मार्क्सवाद यानी कि साम्यवाद, जो पूरी तरीके से पूंजीवाद का क्या करती है, कड़ा विरोध करती है, ठीक है, और हिंसक विद्रोह भी करती है। कि पूंजीवाद जो क्या है, समाज के प्रति, मजदूर वर्ग के प्रति पूरी तरीके से पूंजीवाद खराब व्यवस्था है, इसका जितनी जल्दी हो सके विघटन कर देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवाद एग्जाम में सिर्फ आएगा उदारवाद, मार्क्सवाद या नव उदारवाद, इतना ही लिखा रहेगा। तो उसके अंदर आप डेफिनेशन भी दिए, जो जनक हैं, विचारक हैं, उनके नाम लिखिए, विशेषताएं लिखिए, ये सारी चीज़ें। 19वीं-20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, यही मार्क्सवाद यानी जनक, 1818, 1883 फ्रेडरिक एंगल्स, 1820, 1995 और 1870 से लेकर 1924 व्लादिमीर लेनिन। इनके बारे में आपने सोवियत संघ में भी पढ़ा होगा, इनके बारे में आपने सोवियत संघ में भी पढ़ा होगा, ओके। तथा अन्य विचारकों ने साम्यवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत तर्क दिए हैं।
चलो, मार्क्सवाद के अंतर्गत मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्ग के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। मार्क्सवाद आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व के कामगार वर्ग यानी मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठित होने का संदेश देता है, ताकि पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करके समाजवाद की स्थापना समाजवाद की स्थापना की जा सके। इससे समाजवाद का उदय होगा, यानी कि पूंजीवाद के प्रति विरोध करो। और ये हिंसक विरोध का भी समर्थन करते थे। ये ऐसा राज्यहीन वर्गहीन समाज होगा जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मिल बांट कर रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, क्योंकि समाज में एक भी प्रॉपर्टी, संपत्ति, व्यापार, किसी भी चीज़ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। सारा का सारा अधिकार सरकार का होता है। सारी की सारी बेसिक ज़रूरतें सरकार प्रोवाइड कराती है। सब कुछ गवर्नमेंट के दायरे में, गवर्नमेंट के पास, और सिंगल ही गवर्नमेंट होती है, कोई और गवर्नमेंट नहीं, एक ही गवर्नमेंट, एक ही राज, सब कुछ। ये सारी चीज़ें, खुली व्यापार व्यवस्था कुछ नहीं होती। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अंततः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई है। तो ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। वर्गहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पे ना कोई वर्ग है, ठीक है, ना कोई संघर्ष है, ना कोई शोषण करे, सब इक्वल। अब मार्क्सवाद की विशेषताएं। पूंजीवाद के विरोध करना है। पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग, हिंसक क्रांति कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म विरोधी भी है, सब धर्म एक है। धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग मंद रहते हैं। यानी कि जैसे आप अमेरिका में रंग भेद देखा होगा और ना जाने देखते रहते हैं, ये अलग धर्म का, ये अलग धर्म का, ये ऐसे कर करके पता नहीं क्या कलेश मचा देते हैं। सब इक्वल हैं, वो बात अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया में साम्यवाद आना चाहिए। समाज या राज्य में शोषकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिक में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। यानी कि समाज में अगर इसको काट दिया जाए, इतने इस पूरे को काट दें, इस पूरे को काट दो, समाज या राज्य में पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। क्योंकि इसको अगर कोई अमीर है तो गरीब है तो लड़ाई तो होगी, या तो इक्वल का तो लड़ाई खत्म। ये सारी चीज़ें। मार्क्सवाद प्रजातांत्रिक संस्था को पूंजीपतियों की व्यवस्था मानते हैं, यानी लोकतंत्र को पूंजीवाद की व्यवस्था मानते हैं, जो अनेक उनके हित के लिए और श्रमिक के शोषण के लिए बनाई गई है। इसलिए लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते, यहाँ पे साम्यवाद का समर्थन होता है। इसलिए आप एक बार ना एक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, ये लास्ट टाइम दिसंबर में, ये जो फरवरी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन कि लोकतंत्र के प्रकार बताओ। तो आप लोकतंत्र के बारे में भी पढ़ो, लोकतंत्र की फैसिलिटीज़ क्या है, यानी कि गुड क्वालिटीज़ क्या है और बैड क्वालिटीज़ क्या है। क्योंकि गुड क्वालिटीज़ तो आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, बैड क्वालिटीज़ के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसे भी पढ़ो एक बार। मार्क्सवाद के सिद्धांत, एग्ज़ाम में चांसेस कम है लेकिन आ भी सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं आएगा, सिर्फ एक पॉइंट आएगा। मार्क्सवाद के सिद्धांत का द्वंद्व या भौतिक, इनमें से कोई एक टॉपिक पूछा जाएगा। क्योंकि अगर ये सारे एक साथ पूछ लिए तो आप समझ लो पूरी शीट में यही लिख के आओगे, एक्स्ट्रा शीट में भी यही लिखोगे, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाए, तो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। मार्क्सवाद के सिद्धांत, ये 6 सिद्धांत हैं, हम पहला पढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसमें विचारक है हीगल के विचार संपूर्ण विश्व में गतिशील हैं, ठीक है, पूरे विश्व में इनके विचार माने जाते हैं। हीगल के विचारों
में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास के 3 अवस्थाओं का विवेचन किया है: वाद, प्रतिवाद, संवाद। पहले बहस, फिर डिबेट्स, फिर सॉल्यूशन। हीगल का कहना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद आगे चलकर वाद का रूप लेता है, जिनका पुनः प्रतिवाद होता है और द्वंद्व के बाद संवाद का रूप धारण करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और अंत में सत्य की प्राप्ति होती है, एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। नोट, यानी मार्कस ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, लेकिन हीगल के विचारों को उसने अस्वीकार किया। द्वंद्व को तो एक्सेप्ट करा, लेकिन हीगल ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे उसे एक्सेप्ट नहीं करा मार्क्स ने। हीगल कहता है कि संसार को नियामक तथा विषम आत्मा मानता है, एक नियम और एक विषम आत्मा मानता है। द्वंद्वात्मक आधार प्रगति का मार्ग है। मार्कस का भौतिक तत्व को स्वीकार करता है, संसार का आधार गति, निरंतर विकास चलता रहता है। ये सारी चीज़ें वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास प्रतिमान रहता है। वाद, प्रतिवाद, संवाद के आधार पर ही विकास प्रतिमान रहता है। मार्कस के विचार में पूंजीवाद है, जहाँ पर 2 वर्ग पूंजीपति और श्रमिक हैं, एक अमीर और एक गरीब। अंत दोनों में संघर्ष होगा ही, जिसमें श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग, जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवन चलाते हैं, सर्वहारा वर्ग यानी कि लेबर वाले बंदे, दिहाड़ी वाले, श्रमिक वर्ग का अधिनायमकवाद स्थापित होगा, यानी कि श्रमिक वर्ग ही जीत के आएंगे, उनकी ही विजय होगी। वाद स्थापित होगा, ये प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व ना स्थिति उत्पन्न होगी, जो साम्यवादी समाज की है। ठीक है, इस स्थिति में ना वर्ग रहेंगे, ना वर्ग संघर्ष होगा और ना ही राज्य आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी अवस्था स्थिति संवाद की स्थिति होगी। ओके, आपको ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो यहाँ तक। ओके, नहीं तो आप सिर्फ जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहीं तक नोट कर सकते हो, यहाँ तक। और एक ये वाला भौतिकवाद इसमें ऐड कर लेना। भौतिकवाद, जहाँ हीगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना या विश्वास को मानता है, वहीं मार्कस सृष्टि का मूल तत्व को मानता है। ओके, ये सारी बात यहाँ पे जो भौतिकवाद है ना, हीगल और मार्कस, ये जो पॉइंट है ये वाले इसी को यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है। आप आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। विषय स्वतंत्र है और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं निर्भर हैं, यानी कि बहुत बड़ा है, जो एक दूसरे पे क्या है, चीज़ें निर्भर हैं। प्राकृतिक अस्थिर, प्रकृति क्या है, अस्थिर है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है। सरल तो है, शॉक थेरेपी में आप ये देख चुके हैं, जहाँ पे एकदम से सारी चीज़ें बदलती थी और जिसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक आया था, पूरा सोवियत संघ खत्म हो गया था। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्र के साथ अचानक होते हैं। शॉक थेरेपी का बोली जा रही बात यहाँ पर। भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में होता है। अब इसकी ये कुछ आलोचनाएं। मार्कस द्वारा प्रतिपादित का मतलब होता है स्थापित दर्शन का आधार तुलनात्मक भौतिकवाद है, लेकिन इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का सही विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया है, जो कि आप देख रखे हो। इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कहीं ना कहीं अधूरी महसूस होती है हमें। मार्कस ने हीगल के अध्यात्म यानी कि भावना, मनोवैज्ञानिक पवित्र आत्मा का सिद्धांत के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया है। ओके, यानी कि चीज़ वस्तुओं का समर्थन है यहाँ पर, आत्मा इन सब का समर्थन नहीं है। मार्कस का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि शांति काल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से हो सकती है। यानी कि कोई बंदा बात ना मारे मार दो उसको, ये तो गलत है ना। इसलिए शांति व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। और मार्कस ने हीगल के आध्यात्मक
वाद के सिद्धांत पर भौतिकवाद का समर्थन किया, जो कि ये नहीं होना चाहिए, आत्मा का होना चाहिए कि इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वस्तुएं नहीं। तो बस, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो आज की समझ आई होगी, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसके चांसेस कम है एग्ज़ाम के आने के। सिर्फ ये पूछा जाता है कि मार्क्सवाद क्या है, तो मार्क्सवाद क्या है, जनक, राइटर, डेफिनेशन, पूंजीवाद, विशेषताएं, ये सब आप लिख सकते हो और ये सारे आप उसमें सिद्धांत जोड़ सकते हो। ये पॉइंट हो सकता है कि आप ही जाए, तो इनको भी तैयार रख लेना। तो आज की क्लास में फर्स्ट सिद्धांत हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम इतिहास की आर्थिक भौतिकवाद व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक अपने क्लास नोट्स ज़रूर बनाया करें, ठीक है, क्लास नोट ज़रूर बनाया करें अपने।